अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 ख़त्म कर दिया था और आज हम चैप्टर नंबर 18 शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 में हम ख़त्म कर लेंगे। चैप्टर नंबर 18 एक छोटा चैप्टर है बेटा, आप लोगों को पता है। और जिन लोगों ने सेकेंड ईयर में इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है, यानी आप अगर सेकेंड ईयर के एंड में ये चैप्टर नहीं भी पढ़ पाएँ, बहुत सारे लोग शुरू में पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को। अगर कोई इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ पाया है तो टेंशन की बात नहीं है। जो भी जिस कॉन्सेप्ट की जहाँ ज़रूरत होगी वो कॉन्सेप्ट मैं दे दूँगा। बाकी जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी रटे वाली बात है, तो वो जो है फिर मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो रटे वाली ही हैं। सबसे पहले बोहर एटॉमिक मॉडल है बेटा। बोहर एटॉमिक मॉडल आप क्लास 9 की केमिस्ट्री में पढ़ा, फिर मैट्रिक की फ़िज़िक्स में पढ़ा, फिर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स में पढ़ा और अब एप्टीट्यूड में दोबारा। तो मुझे नहीं लगता कि 4 साल में आपने शायद कभी एक बार तो सुना ही होगा, यानी कोई एक साल तो ऐसा होगा जिसमें आपने पढ़ाई की तरफ अपना एटीट्यूड सीरियस रखा होगा, अगर आपने पूरी ज़िंदगी नहीं रखा। इन 4 साल में शायद। फिर भी खैर जो बातें ज़रूरी हैं वो ये कि आपको पता है कि न्यूक्लियस हर चीज़ एटम्स से बनी है और एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, वो पॉजिटिव होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व और स्पिन करता रहता है। जिस तरह मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम को लेकर चलेंगे तो हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इसका कुछ इस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा, मैंने इसको R से डिनोट कर दिया। यानी इसका मतलब जो ये है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में। अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब उसमें एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मालूम करने का क्या फार्मूला होगा? तो बोहर साहब ने इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को मालूम करने का फार्मूला बताया और ये फार्मूला वेरीफाई हुआ था। आपका जो प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, प्रिंसिपल का हो या डिब्रॉयस हाइपोथेसिस, जब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है एज अ पार्टिकल है पार्टिकल लेकिन वेव की तरह एक्ट कर रहा है, तब मैंने आप लोगों को वो रिलेशन जो बताया था लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, उसी के थ्रू आगे बढ़े हैं और इस रिलेशन तक पहुँचे थे। ये प्रूव हुआ था बेसिकली, बोहर ने बहुत पहले दे दिया था लेकिन बाद में ये वेरीफाई हो गया था जब डिब्रॉयस हाइपोथेसिस आई थी। और एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L है, आप लोगों को याद होगा। इसका फॉर्मूला NH/2π, h डिवाइडेड बाई 2π। आप लोगों को मैंने चैप्टर 17 में बता दिया था, वो h कट कहलाता है। h कट की वैल्यू भी बताई थी मैंने उस वक्त, 1.05 एक्सपोनेंशियल -34 जूल्स इंटू सेकेंड, और h की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जूल्स इंटू सेकेंड। n क्या है? n ऑर्बिट नंबर है, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, लेकिन आम अल्फाज में अगर सिंपल करके कह दूं तो ये फिर n जो है एक ऑर्बिट नंबर है। यानी अगर पहले ऑर्बिट की बात हो रही है तो n1 होगा, चौथे ऑर्बिट की बात हो रही है तो n4 होगा, 10वें ऑर्बिट की बात हो रही है तो n10 होगा। और L एंगुलर मोमेंटम था, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मालूम करना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो आप बस उस ऑर्बिट का नंबर पुट करेंगे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है ये, आप उसके एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर लेंगे। उसके अलावा इनकी एक और बात इन्होंने कही थी जो कि बहुत फेमस है कि एनर्जी रिमेन्स सेम विद इन दी ऑर्बिट। यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मुसलसल गोल घूम रहा होता है। ये ऑर्बिट्स होते हैं, इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। पहले ऑर्बिट में रहता है तो कुछ एनर्जी चाहिए, अगर उससे ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और उससे ऊपर वाले ऑर्बिट में और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है उतने हायर ऑर्बिट में वो होता है। ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगी वो उतनी एनर्जी वाले लेवल में वो रहेगा। अब लेकिन एनर्जी किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चेंज नहीं होगी, यानी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तो एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में था तो थोड़ी जितनी उसकी एनर्जी थी थोड़ी देर बाद वो एनर्जी कम हो गई या थोड़ी देर बाद वो एनर्जी बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में। ऐसा नहीं है, जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तीसरी बात ये कि भाई आपको पता है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी दूँ तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और इसी तरह जब वो एनर्जी अगर रिलीज़ कर देगा तो वापस अपने कौन सा ऑर्बिट में आ जाएगा, लोअर ऑर्बिट में। मिसाल के तौर पे
मैं ये कहता हूँ ये एग्जाम्पल्स के लिए वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं है। लेट सपोज यहाँ रहने के लिए एनर्जी चाहिए 5 जूल, और इस ऊपर वाले ऑर्बिट के लिए चाहिए 15 जूल, और इससे ऊपर वाले के लिए चाहिए 20 जूल। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन अभी कौन सा ऑर्बिट में था, इलेक्ट्रॉन अभी पहले ऑर्बिट में था। तो अगर मैं इसको एनर्जी देता हूँ लेट सपोज 15 जूल की, तो 15 जूल की जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी है 5 जूल पहले से था, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। तो अब ये उस ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा जिस ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 20 जूल रिक्वायर्ड है। तो इस ऑर्बिट की एनर्जी, ये इनिशियल ऑर्बिट था, इसको EI कह देता हूँ। इस ऑर्बिट की एनर्जी फाइनल ऑर्बिट है, EF कह देता हूँ। तो कितनी एनर्जी दी उसको डेल्टा E कह रहा हूँ। कैसे आएगा, अगर मैं 20 में से 5 माइनस करूँगा तो क्या आंसर आएगा 15। यानी मेरा जो भी फाइनल ऑर्बिट है उसमें से, या कहो जो भी इनिशियल ऑर्बिट है उसमें से अगर मैं फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या पता लग जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि भाई कितनी एनर्जी मैंने एक्स्ट्रा दी है ताकि इलेक्ट्रॉन एक लोअर ऑर्बिट से कहाँ जा सके, हायर ऑर्बिट में जा सके। सही है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डेल्टा E जो है वो EI - EF के बराबर होता है। यानी उन दोनों लेवल्स का आप डिफरेंस ले लें उनकी एनर्जी का, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई कितनी एनर्जी दी है। और एक और बात ये कि जितनी एनर्जी आप देते हो, इलेक्ट्रॉन अगर वापस नीचे आएगा तो उतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन इस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो 15 जूल ये था और 5 जूल ये था, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ की, तो ऑब्वियसली 15 लेकर, ये 20 था सॉरी, 15 लेकर ऊपर गया था तो वापसी कितनी रिलीज़ करेगा 15। तो इनिशियल क्या हो गया नीचे आने के लिए 20 EI, और फाइनल क्या हो गया 5। तो 20 - 5 अगेन क्या दे देगा 15 दे देगा। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया भाई कि डेल्टा E बराबर है EI - EF। अब ये जो भी एनर्जी है, इस एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने चैप्टर 17 में बता दिया था, E = hν। तो डेल्टा E की जगह मैंने क्या लिख दिया hν लिख दिया कि भाई प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इसके अलावा एक बड़ी सी डेरिवेशन थी। उस डेरिवेशन के थ्रू हमने क्या किया था, हमने हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है उस रेडियस को मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। और वो फॉर्मूला क्या था, Rn। n यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि हम किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। यानी अगर पहले ऑर्बिट की बात होगी तो R1 हो जाएगा, दूसरे ऑर्बिट की बात होगी तो R2 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू जो है वो 2 पुट कर देंगे। पांचवें ऑर्बिट की बात होगी तो R5 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे। बाकी 4πε0 चैप्टर 12 का है, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी है तो हम चैप्टर 12 में इसको देखेंगे। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है, वहाँ मैं आपको इसकी वैल्यू भी बता दूंगा। h कट बता चुका हूँ, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, इसकी वैल्यू वही 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम्स होती है। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट जो आया है वो ये आपको ये वैल्यू याद रखनी है। न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ नहीं करनी, कभी MCQ में फॉर्मूला आ जाए और ये ऑप्शन लिखा हुआ हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये भी सही है, इसका रट्टा लगाना पड़ेगा आपको। दूसरी बात ये आसान फॉर्मूला ये रहा कि भाई जो भी nth ऑर्बिट है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए n² मल्टीप्लाई बाय 0.53 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर्स। यानी इससे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर हमेशा किस में आएगा, रेडियस का मीटर्स में आएगा। 1 पुट करूंगा हाइड्रोजन के लिए, इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होता है तो रेडियस मालूम करने के लिए मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगा 1। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो बेटा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.53 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर्स। अच्छा, 10 की पावर -12 जो है ना बेटा, 10 की पावर -10 ये कहलाता है एंगस्ट्रॉम, डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, यानी ये मीटर्स में लेंथ का यूनिट है, ये कन्वर्जन है। 10⁻⁻10 मीटर विल बी इक्वल टू 1 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो मैंने इस चीज़ की जगह डिग्री एंगस्ट्रॉम लिख दिया। इसके अलावा अगर नैनोमीटर्स में लिखूं तो ये 0.053 नैनोमीटर्स होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरह किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी, यानी अभी मैंने आपको कहा भाई 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल, ये जो भी एनर्जीज़ हैं, ये तो मैंने रैंडम वैल्यू उठाई थी ना। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी मालूम कर सकूँ तो ज़ाहिर है मुझे मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे कोई फॉर्मूला मेरे पास होना चाहिए, जो कि एक बड़ी सी डेरिवेशन के साथ हम ड्राइव कर चुके हैं।
तो हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन से कोई हमारा अब काम नहीं है। लेकिन डेरिवेशन के अंदर जो बीच में इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं डेरिवेशन के बीच में जो हमने ड्राइव किए हैं, वो आपको पता होनी ज़रूरी है। वो न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ हो सकती हैं और डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई फ़लाँ चीज़ जो है वो इसका फॉर्मूला क्या है, तो वो जो फाइनल फार्मूला है वो ना दिया हुआ, डेरिवेशन के बीच से कोई दिया हुआ, इसलिए वो फार्मूले भी मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। अच्छा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट जो है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला होगा ke²/2rn। ये जो k है ना बेटा, ये k कूलम्स कांस्टेंट है। k की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, 9⁻⁹ 9 एक्सपोनेंशियल 9। ये वैल्यू चैप्टर 12 में बताऊंगा मैं आपको, मतलब आप लोगों ने ज़ाहिर सेकेंड ईयर पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को ये वैल्यू पता ही होनी चाहिए। ke² ई की वैल्यू अभी बताई थी 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम। Rn क्या है, रेडियस किसी पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी चाहिए उस ऑर्बिट का रेडियस पुट कर देंगे। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जिस ऑर्बिट की चाहिए उस ऑर्बिट का रेडियस पुट कर देंगे। अब टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को ऐड करूंगा तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी मालूम कर देगा। इसको फर्दर सॉल्व किया था और सॉल्व करके इस नतीजे पर पहुंचे थे कि nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो -m⁴ डिवाइडेड बाय 32 π²ε0² के बराबर होती है। लेकिन ये भी अगेन आपको इसका रट्टा लगाना है, न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ नहीं करना है। एक्चुअल जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो एक्चुअल फॉर्मूला ये रहा, और वो ये था कि nth ऑर्बिट की जो एनर्जी है ये बराबर होती है -13.6/n²। बेटा एक लिमिट याद रखना है इसकी, इसके अंदर जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे n की तो आंसर हमारा हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये गलती ना कीजिएगा, ऐसा वो जान के भी कर सकते हैं कि आपसे किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी पूछें, आप उस ऑर्बिट का नंबर पुट करें, स्क्वायर करके सॉल्व करके आंसर निकालें। वो उन्होंने आंसर जूल में दिया हुआ और एक ऑप्शन में नन ऑफ द अबव लिखा हुआ, यानी एक्चुअल जो आंसर है वो दिया ही ना हो पर यूनिट चेंज करके एक्चुअल वैल्यू लिख दी हो, तो ये भंड मत मार देना। इस फॉर्मूले को जब भी यूज़ करोगे बेटा, इस फॉर्मूले को जब भी यूज़ करोगे आंसर हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और अगर आंसर जूल में दिए हुए ऑप्शन में तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में पहले कन्वर्ट करना और चेक करना कि वो आंसर बन रहा है या नहीं, तो वो टिक करना, अदरवाइज नहीं। अब अगर पहले ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो n की जगह 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो n की जगह 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 13.6 डिवाइड बाय 4 विल बी -3.4 क्योंकि यहाँ माइनस था, यानी सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। माइनस के अंदर जो बड़ी वैल्यू होती है एक्चुअल में वो छोटी होती है, तो -13.6 इज़ लेस देन -3.4। और अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करूंगा और यहाँ 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, 13.6 डिवाइड बाय 9 विल बी 1.51। तो फिर तीसरे ऑर्बिट पे एनर्जी और बढ़ गई। लेकिन अगर मैं ऊपर जाता रहूं और एक बहुत दूर किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट की बात करूं तो वो इनफाइनाइट ऑर्बिट जो उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि अगर मैं नीचे इन्फिनिटी पुट करूंगा तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0। तो ये बात याद रखिएगा, यानी जैसे जैसे हम ऊपर वाले ऑर्बिट्स में जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट पे, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल गया है। अब अगर वो ऑर्बिट से ही निकल गया है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिट की उस पर्टिकुलर जगह पे एनर्जी 0 होगी, जाहिर है, क्योंकि वो ऑर्बिट में नहीं है अब। तो इनफाइनाइट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। फिर एक और डेरिवेशन आपने इस चैप्टर में आगे की, और इस चैप्टर के अंदर आपने आगे जो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है। आपको पता है कि एनर्जी रिलीज़ करेगा तो एनर्जी की कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट इमिट करता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है और वो लाइट इमिट कर रहा है तो लाइट की वेव नेचर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर वो वेव है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, उसकी एनर्जी भी होगी। तो वो जो लाइट है, वो जो एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आके रिलीज़ कर रहा है, उस एनर्जी की अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी है तो उस वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, उस वेवलेंथ का फॉर्मूला ये लिखा हुआ 1/λ इज इक्वल्स टू
आर एच इज 1/nf² माइनस 1/ni²। बेटा लेट सपोज इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट ni से लैंड कर रहा है या नीचे आ रहा है किसी फाइनल ऑर्बिट nf में, तो ये बात ऑब्वियस है ना कि जब वो लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो nf की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, और ni की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया nf इज़ लेस देन ni। अगर वो कहते हैं कि ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट, तो ऑब्वियस बात है कि जो इनिशियल ऑर्बिट है वो 5वां होगा और जो फाइनल ऑर्बिट है वो दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल हमेशा बड़ा होगा और फाइनल हमेशा छोटा होगा। अच्छा, एक और बात क्या है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने पे रिलीज कर रहा है, बेसिकली जब वो लोअर से हायर में गया था तो एब्जॉर्ब भी उतनी ही की थी। तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे बोलते हैं कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि 2nd से 5th ऑर्बिट में चला जाए, तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि यार 5th से अगर 2nd में आएगा तो रिलीज कितनी करेगा, आप वो निकाल लेना। जितने रिलीज कर रहा है एब्जॉर्ब भी कितनी करेगा, उतनी करेगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात RH कहलाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये वाली भी याद रखनी है और ये वाली भी। ये रट्टा लगाना है कि कभी MCQ में बोलते हैं RH जो है ये किसके बराबर है और ऑप्शन में ये चीज़ दी हुई हो, तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ है इतनी खतरनाक सी जो लिखी हुई है me⁴ डिवाइड बाय 64 π³ ε0² h⁻³ c, ये पूरी चीज़ जो है ये रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होती है। अगेन रेडबर्ग कांस्टेंट की न्यूमेरिकल के लिए जो वैल्यू याद रखनी है वो क्या है, 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर इनवर्स। मैक्सिमम जितने भी कांस्टेंट्स आप लोगों के पास हैं वो एक्सपोनेंट नेगेटिव में होते हैं, तो अक्सर ये गलती बच्चे कर देते हैं कि जब रेडबर्ग कांस्टेंट को सॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करते हैं, उसकी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो गलती से उसको भी -7 पुट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रेडबर्ग कांस्टेंट में जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यू है 1.097 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर इनवर्स। अच्छा, 1 को अगर लैम्डा से डिवाइड करूं तो ये चीज़ न्यू बार कहलाती है। ये सिंबल न्यू है, इसके ऊपर डैश लगा दिया, न्यू बार बन गया। इसको वेव नंबर कहते हैं। तो कभी सवाल में अगर वेव नंबर पूछ लिया जाए तो घबरा मत जाना कि भाई वेव नंबर कहाँ से आएगा। जो भी 1/λ निकाल रहे हो वो 1/λ, अगर वेवलेंथ पूछ रहा है तो फिर रेसिप्रोकल करके लैम्डा निकालना पड़ता है, लेकिन अगर वेव नंबर पूछ रहा है तो वेव नंबर के लिए आप डायरेक्ट 1/λ निकाल लें, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपके पास वेव नंबर आ जाएगा। और वेव नंबर की वैल्यू के लिए याद रखिएगा हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू होगी, 6-7 डिजिट में वैल्यू होगी, ये पहचान है। अगर कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन जब भी, लेट सपोज मेरे पास ये ऑर्बिट्स हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां और इसको छठा बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो लाइट इमिट करता है, फोटोन इमिट करता है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन भले छठे ऑर्बिट से पहले में आ रहा हो, तीसरे से पहले में आ रहा हो, दूसरे से पहले में आ रहा हो, 5वें से पहले ऑर्बिट में आ रहा हो, किसी भी हायर ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ रहा है तो जो भी एनर्जी वो रिलीज करेगा, जो भी फोटोन वो रिलीज करेगा, उसको हम कहेंगे कि वो लाइमन सीरीज का है। क्या शर्त है, फाइनल ऑर्बिट पहला होना चाहिए। इनिशियल कोई भी हो 5वें 50वें ऑर्बिट से आ रहा हो, लेकिन अगर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कौन सा फोटोन होगा, लाइमन सीरीज का होगा। क्या लाइमन सीरीज से निकलने वाली लाइट हम देख सकते हैं? नहीं, इनविजिबल रीजन की होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है, हम सिर्फ विजिबल रीजन देख सकते हैं। फिर अगर मैं बोलता हूं कि भाई किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, वो तीसरे से भी आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है, 5वें से भी, छठे से भी, 10वें से भी, किसी भी ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, इसका मतलब फाइनल ऑर्बिट कौन सा है हमारा, सेकंड है। इनिशियल कोई सा भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई सा भी हो, फाइनल ऑर्बिट कितना होना चाहिए, फाइनल ऑर्बिट होना चाहिए कौन सा, सेकंड ऑर्बिट। अब जो वो फोटोन रिलीज करेगा वो कौन से रीजन का होगा, पहले मैं उसको बता देता हूँ, वो बाल्मर सीरीज कहलाएगा। क्या वो हम देख सकते हैं? यस, हम देख सकते हैं, वो विजिबल रीजन का।
किसी भी ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा लाइमन सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा बाल्मर सीरीज, किसी भी ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आएगा पेस्टन सीरीज। नहीं देख सकते, इंफ्रारेड रीजन का है। किसी भी ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में आएगा ब्रैकेट सीरीज, नहीं देख सकते, ये भी इंफ्रारेड का है, इसको नियर इंफ्रारेड कहते हैं। इसमें आ जाएगा थर्मल इंफ्रारेड। किसी भी ऑर्बिट से पांचवें ऑर्बिट में आएगा पीफंड सीरीज कहलाएगी, इसको भी हम नहीं देख सकते, ये भी इंफ्रारेड है। वो नियर इंफ्रारेड था, फिर थर्मल इंफ्रारेड था, अब फार इंफ्रारेड की बात हो रही है। इसके अलावा जब भी आपसे वेवलेंथ पूछी जाएगी, जब भी आपसे वेवलेंथ पूछी जाएगी कि भाई जो भी इमिटेड फोटोन है, जो भी लाइट इमिट हुई है, उस लाइट की वेवलेंथ बता दो, तो आप जब वेवलेंथ का ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपने अगेन बता रहा हूँ फाइनल ऑर्बिट छोटा वाला रखना है, इनिशियल बड़ा वाला। अब कभी कभार क्या होता है, वो इस तरह से बोल देता है कि भाई अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना चाह रहा हूँ तो कितनी एनर्जी दूंगा, तो यहाँ लिखा हुआ अगर टू आयोनाइज, अगर एक हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना चाहता हूँ, आयोनाइज करने का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से बाहर निकाल देना चाहता हूँ। बाहर निकालने का मतलब है कहीं इन्फिनिटी पे। तो भाई अगर किसी बहुत के हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करता है, और जितनी एब्जॉर्ब की होती है उतनी ही। वो बोल रहा है कितनी दूंगा कि आयोनाइज कर जाए, तो भाई आयोनाइज बहुत दूर से अगर आ रहा हो तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो मालूम कर लेते। तो तरीका वही वाला यूज़ होगा कि आप करोगे क्या, आप रखोगे आपका इनिशियल ऑर्बिट इन्फिनिटी और फाइनल ऑर्बिट रखोगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में सही है। अगर वो कहे कि आयोनाइज करना है तो आपका इनिशियल ऑर्बिट जो है ना, या इनिशियल याद रखो बस, इनिशियल ऑर्बिट इन्फिनिटी होना चाहिए। अब फाइनल कोई भी हो सकता है, अगर वो बाल्मर सीरीज़ बोल देता है अपने तो फिर आपको सेकंड होता है, अगर वो पेस्टन सीरीज़ बोल देता है तो फिर आपका थर्ड होगा ये। लेकिन अगर वो किसी सीरीज़ का नाम नहीं ले रहा और सिर्फ हाइड्रोजन एटम बोल रहा है तो हाइड्रोजन एटम के लिए फिर आप फाइनल ऑर्बिट हमेशा क्या रखना, 1 रखना। ये बात याद रखना मेरी, चाहिए। उसके अलावा क्या बोल सकता है भाई, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या एनर्जी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जब भी बात करेगा तो इसका मतलब हाईएस्ट एनर्जी की बात हो रही है। एन आई विल बी इन्फिनिटी, एन एफ कुछ भी हो सकता है। लाइमन की बात करेगा एन एफ 1 होगा, बाल्मर की बात करेगा एन एफ कुछ फिर सेकंड हो जाएगा। लेकिन इनिशियल ऑर्बिट हमेशा क्या होगा, इनिशियल ऑर्बिट हमेशा होगा इन्फिनिटी। अगर बात करता है लॉन्गेस्ट लैम्बडा और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या एनर्जी, तो वो बताएगा कि किस ऑर्बिट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर आपका फाइनल ऑर्बिट 1 है तो इनिशियल ऑर्बिट होगा 2। अगर आपका फाइनल ऑर्बिट 3 है तो इनिशियल ऑर्बिट क्या होगा, 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका इनिशियल ऑर्बिट फाइनल ऑर्बिट +1 होगा। फाइनल ऑर्बिट 5 है तो आपका इनिशियल ऑर्बिट 6 हो जाएगा। फाइनल ऑर्बिट 2 है तो इनिशियल ऑर्बिट 3 हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, फिर हम इसको आगे देखते हैं अभी।